संगारेड्डी जिले के पटन चेरू निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गुमिडितला टोल गेट पर मेदक सभा में आए सीएम केसीआर का विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी ने जोरदार स्वागत किया। केसीआर के स्वागत के लिए महिपाल रेड्डी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीआरएस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बीआरएस रैंकों ने तेलंगाना को सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हुए बोनम, पोतराजू, गंगी रेड्डस, अन्य खेलों और घुड़सवार सेना जुलूसों के साथ सीएम केसीआर का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कालेश्वरम जल उपलब्ध कराकर संयुक्त मेदक जिले को लोगों की प्यास बुझाने का प्रयास किया जाएगा। केसीआर ने विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी और टीआरएस के कार्यकर्ताओं को बधाई दी, जिन्होंने गुमिडिला में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बीजेपी सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य तेलंगाना राज्य में सभी समुदाय को समान प्राथमिकता देकर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाना है। डॉक्टर के लक्ष्मण ने मेरठ जिले के घटकेसर में संयुक्त मंडल भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। सांसद लक्ष्मण ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले चरण के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर ने मुश्किल परिस्थितियों में तेलंगाना राज्य में उम्मीदवारों की घोषणा की है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना राज्य में भी राज्य समिति के तत्वावधान में विजयी उम्मीदवारों को एक सूची तैयार की गई है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हुई है। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया बुधवार को खत्म हो गई है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाले पहले देश के रूप में इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। भारत चंद्रमा पर कदम रखने वाला चौथा देश है। विक्रम लैंडर ने चांद को चूम लिया। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें पूरी हुई। भारत ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर एक नया इतिहास लिखा है, जो महाशक्तियों के लिए असंभव था। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर उतरा। इसरो ने उस सपने को साकार करने के लिए संकल्प के साथ 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो 4 साल से भी कम समय में पहले अंतरिक्ष क्षणों में टूट गया था। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया। अगले दिन इसकी कक्षा पहली बार बढ़ाई गई। इस तरह 18 दिनों की अवधि में कक्षा को चरणों में 5 गुना बढ़ाया जाता है। 5वीं पृथ्वी कक्षा के पूरा होने के बाद इसे चांद की ओर यात्रा करने के लिए 1 अगस्त को ट्रांसलूनर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। वहां इसे 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया। धीरे धीरे कक्षाएं कम करते हुए वे चंदा मामा के पास पहुंचे। फिर 17 अगस्त को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वाला लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। उसने स्वयं चंद्रमा की परिक्रमा की। उसके बाद लैंडर को जाबली सतह के करीब लाने के लिए 2 डी ऑर्बिट प्रक्रियाएं की गई। लैंडर मॉड्यूल निर्धारित लैंडिंग क्षेत्र तक पहुंच गया है। इसी क्रम में इसरो ने लैंडिंग मॉड्यूल को ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस कमांड भेजा। यह कमांड मिलने के बाद लैंडर मॉड्यूल ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सॉफ्ट लैंडिंग शुरू कर दी है। उसके 4 थ्रॉटलेबल इंजन चालू कर दिए और उसकी गति कम कर दी। रफ ब्रेकिंग चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चांद सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल ने अपनी दिशा बदल ली। लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, के बैंड और लेज़र आधारित अल्टीमीटर और लेज़र ड्रॉपर वेलोसीमीटर जैसे उपकरणों के साथ अपने गतिमय को इंगित कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कदम न कदम चांद सतह से कुछ मीटर ऊपर पहुंच गया। आखिरकार इसने लैंडिंग के लिए एक उपयुक्त स्थान चुना और सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कदम रखा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रमुख शक्तियां कहने जाने वाले अमेरिका, रूस और चीन को भी नहीं मिल पाया। ऐसे दुर्गम स्थान पर अंतरिक्ष यान को सुरक्षित उतारकर भारत ने स्वनिर्मित अक्षरों में एक नया इतिहास लिखा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास
नई चेतना का है। पार्टी नेता और सीएम केसीआर ने बीआरएस उम्मीदवारों को चुनावी जंग जीतने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों को समझाने और वोट के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे राज्य में बीआरएस के पक्ष में हवा है। लोगों के समर्थन से हम एक बार फिर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान की योजना बनाई जाए, बीआरएस पार्टी हर तरह के समर्थन करेगी। प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करने वाले कई उम्मीदवारों ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी उम्मीदवारों ने केसीआर से कहा कि वे उन पर दी गई जिम्मेदारी और भरोसे को कायम रखेंगे। चुनाव से 3 महीने पहले 115 उम्मीदवारों की घोषणा का मतलब साहस है। केसीआर का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय है। सभापति पोखराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, हनुमकोंडा जिला परकला विधायक चल्ला धर्मारेड्डी भाजपा नेताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। वीना श्री प्रकाश लोया ने रोगी सहायता ट्रस्ट के माध्यम से उस्मानिया जनरल अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग को गंभीर पुरानी आर्थोपेडिक और न्यूरोसर्जरी समस्याओं के साथ उस्मानिया जनरल अस्पताल में आने वाले गरीब मरीजों के लिए एक इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन दान की। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बी नागेंद्र ने कहा कि 1,50,000 की कीमत की इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन का उपयोग उपयुक्त सभी स्थितियों में दर्द से राहत के लिए और सर्जिकल तीव्र स्थितियों के बाद पुनर्वास के दौरान भी किया जाएगा। उस्मानिया अधीक्षक नागेंद्र ने फिजियोथेरेपी विभाग के कर्मचारियों आर्यम द्वारा दान किए गए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया। इस तरह के दान से अस्पताल में मौजूदा सेवाएं मजबूत होगी। प्रदाताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करना। दान के दौरान रोगी सहायता ट्रस्ट के अन्य सदस्य श्री विनय सुराना, राजन कोठा, वीना श्रीमाल, अदिति लोया और संगीता असरानी भी उपस्थित थे। भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे महेश्वरम सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के रूप में उपेक्षा के खिलाफ लड़ेंगे। वर्ष 2005 में महेश्वरम सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में बदल दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली। भाजपा युवा मोर्चा के संघर्षों के कारण 3 साल पहले 30 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला रखी गई और मंत्री हरीश राव के हाथों इसकी शुरुआत हुई। मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी से पूछा गया कि उन्होंने बिना सुविधाएं और बिना डॉक्टरों के अस्पताल कैसे शुरू किया। उन्होंने मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने स्वार्थ के लिए गरीबों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बीआरएस तीसरी बार सत्ता में आने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। वही कांग्रेस रणनीतिक रूप से सीएम केसीआर को पद से हटाने और तेलंगाना देने वाली पार्टी के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता किसी भी छोटे अवसर को सुनहरे अवसर पर बदल रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद तेलंगाना में हालात अचानक बदल गए हैं। ऐसा दृश्य बन रहा है मानो वह कांग्रेस सत्ता में आ गए हैं। कुछ सर्वेक्षण बता रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीत होगी। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं अति उत्साह से भर जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली मंच पर हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भावुक और आकर्षक घोषणा पत्र से तेलंगाना की जनता को आकर्षित करने का फैसला किया है। सत्तारूढ़ बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने जा रही है, सोनिया गांधी तेलंगाना की जनता को कैसे कैसे वरदान देने वाली है, आइए इस विशेष लेख में जानते हैं दिलचस्प बातें। भले ही कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना देने वाली पार्टी के रूप में जाना जाता है, लेकिन 2 चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा चुनाव जीतने वाले कुछ विधायक सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए और स्थानीय निकाय चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इसलिए पार्टी के लिए स्थिति कठिन होती दिख रही थी। लेकिन अब कर्नाटक में कांग्रेस की अप्रत्याशित रूप से सीटों से जीती तो दृश्य अचानक बदल गया। कांग्रेस पार्टी में ऐसा जोश भर गया कि पहले कभी देखा नहीं गया। कांग्रेस पार्टी अब तीसरी बार विधानसभा चुनाव का सामना कर रही है। यह चुनाव कांग्रेस के लिए जीवन मरण का सवाल बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अब जबकि स्थिति सकारात्मक हो गई है, अगर इस बार वही नहीं जीते तो भविष्य में उसका अंधकार में बदल जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए वह अपना पूरी ताकत लगा देगी। उधर सत्ताधारी बीआरएस और इधर बीजेपी की तरफ से पलायन के सभी सर्वे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इसलिए हाईकमान ने जोर बढ़ा दिया है। इसके अलावा टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुला लिए हैं और रणनीतियों पर कार्य कर रहे हैं। मानो हम चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं।
उधर दिल्ली के नेता और इधर तेलंगाना कांग्रेस के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में तेलंगाना सेंटीमेंट शस्त्र केसीआर के लिए काम किया था। कांग्रेस हाईकमान को विश्वास है कि सरकार के बढ़ते विरोध और सोनिया गांधी के आह्वान के कारण इस बार तेलंगाना सेंटीमेंट शस्त्र कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि तेलंगाना में होने वाले सभाओं में चुनावी घोषणा पत्र भी घोषणा की जाएगी और क्षेत्रीय स्तर से प्रचार कार्यक्रम चलाए जाएंगे तथा पार्टी के घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि उन्हें भावुक शस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। भावुक शस्त्र के रूप में सोनिया गांधी लोगों से आह्वान करेगी, कृपया कांग्रेस पार्टी को केवल एक मौका दे जिसके आपको तेलंगाना दिया है। दूसरी ओर आलाकमान बड़े पैमाने पर आम सभाओं का आयोजित करने को भी योजना बना रहे हैं। इन सभाओं में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और सिद्धरामैया को आमंत्रित करने की योजना बना रही है। इस महीने की 18 तारीख को तेलंगाना और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में खड़गे सभा कर केसीआर सरकार के खिलाफ आरोप पत्र, SC और ST डिक्लेरेशन की घोषणा किए जाने की संभावना है। साथ ही BC डिक्लेरेशन पर फिलहाल काम जारी है। अगले चुनाव में BC को 34 सीटें आवंटित करने के रेवंत रेड्डी के फैसले के अनुसार डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा है। इसमें BC के लिए सीटों के कोटा के साथ साथ उनके विकास के लिए कार्यक्रमों और वादों को समझाया जा रहा है। खबर है कि कर्नाटक की CM सिद्धारमैया को इस महीने के अंत में सूर्यापेट में BC गर्जना सभा में आमंत्रित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उस सभा में BC डिक्लेरेशन की घोषणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर के बाद प्रियंका गांधी की एक सभा आयोजित की जाएगी और इस सभा में महिला डिक्लेरेशन का ऐलान किया जाएगा। इन 4 आम सभाओं के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे पैमाने पर चुनाव प्रचार कार्यक्रम में उतरेगी। 17 दिसंबर को तेलंगाना में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और सोनिया गांधी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। सोनिया गांधी तेलंगाना के लोगों से उस कांग्रेस पार्टी को एक मौका देने का आह्वान करेंगी जिसने तेलंगाना दिया है। खबर है कि उस सभा में कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र को घोषित करेगी। खबर है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र इस बार काफ़ी आकर्षक होगा। प्रमुख सर्वेक्षण संगठनों की ओर से किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। साथ ही कांग्रेस के रणनीतिकारी सुनील कनुगोलू ने तेलंगाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 119 सीटों को 3 भागों में विभाजित किया है। ए श्रेणी में 41 सीटों पर जीत पक्की होने का दावा किया है, जबकि बी श्रेणी में 42 सीटें थोड़े से प्रयास से जीतने के योग्य है और सी श्रेणी में 36 सीटें कमज़ोर है। सुनील ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि वह इस बात को ध्यान में रखते हुए और कहीं भी नकारात्मक न हो, बल्कि सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए आगे बढ़े। खबरें हैं कि इस आशय की रिपोर्ट भी कांग्रेस नेताओं की सौंपी गई है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो संभावना है कि 15 अगस्त के बाद 50 से 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकता है। दूसरी ओर सीएम केसीआर भी इसी महीने की 12 या 13 तारीख को 87 उम्मीदवारों के साथ बीआरएस की पहली सूची जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। सितंबर 17 तक कांग्रेस पार्टी अपने हथियारों का जोरदार इस्तेमाल करेगी। हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। जब विपक्ष बीआरएस की पहली सूची की आलोचना कर रहा था तो एमएलसी कविता ने मीडिया से बात की। बीआरएस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने मेरी आलोचना की। उन्होंने कहा कि महिला विधेयक निश्चित रूप से प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश भर में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय संगठन में जनप्रतिनिधि है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। महिला आरक्षण का मुद्दा मेरा अपना मुद्दा है। उनका कहना था कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दे को दरकिनार कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक क्यों पारित नहीं किया है? केसीआर बनेंगे तेलंगाना के सीएम
उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले सांसद अरविंद की टिप्पणी से ईवीएम पर संदेह जताया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि एलबी नगर की घटना के बाद उन्होंने डीजीपी से तुरंत जवाब देने और कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। मैनमपल्ली विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कविता ने कहा कि राजनीति में किसी को भी धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैनमपल्ली पर पार्टी फैसला करेगी। जीएचएमसी काउंसिल की बैठक में अफरा तफरी मच गई। भाजपा पार्षद स्वच्छता पर चर्चा पर अड़े। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने गुस्सा जताया। यदि कोई हो तो प्रश्नोत्तर में पूछने को सुझाव दिया जाता है। हालांकि भाजपा पार्षदों की बात नहीं मानने पर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने गहरा गुस्सा जताया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो मार्शलों की मदद से उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने जीएचएमसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि एसआरडीपी के दूसरे चरण का काम तुरंत पूरा किया जाए। साथ ही वे नगर निगम कर्मियों को स्थायी करना और जीएचएमसी का बकाया भुगतान तुरंत कराना चाहते हैं। सफाई कर्मचारियों ने धरने के लिए केसीआर और केटीआर को जिम्मेदार ठहराया। सफाई कर्मचारियों ने उनकी ज़िंदगी बदलने का वादा किया था, लेकिन अब उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया है। भाजपा पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की वेशभूषा में कूड़ा उठाकर विरोध जताया। दूसरी ओर मीडिया ने जीएचएमसी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। अंदर नहीं जाने दिया गया तो पत्रकारों ने विरोध किया। ईवीडीएम के निदेशक प्रकाश रेड्डी ने कहा कि उन्हें मेयर से मीडिया को अनुमति न देने का आदेश है। उन्होंने कहा कि मेयर के आदेश पर ही वे मीडिया को रोक रहे हैं। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी द्वारा घोषित सीटों की सूची को संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर रेट से डरते हैं और 4 टिकट रेट्स को आवंटित किए गए हैं, जिनके पास आधा प्रतिशत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ईटेला को बर्खास्त करने वाले मंत्री का पद किसी अन्य रेड्डी को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि बीआरएस पार्टी में कोई सामाजिक न्याय नहीं है। दलित वर्ग के लिए योजनाएं, क्या पदों के लिए ऊंची जातियों की जरूरत, उसने पूछा। एमएससी कडियम श्रीहरि ने कहा कि चुनाव से 3 महीने पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना एक साहसिक फैसला था। घनपुर स्टेशन से बीआरएस उम्मीदवारों की अंतिम रूप देने के बाद सीएम केसीआर ने यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। बाद में कडियम श्रीहरि ने कहा कि उन्होंने स्वामी से केसीआर को तीसरी बार सत्ता में आने की अनुमति देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा है कि वह निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसके लिए वह सभी का सहयोग लेंगे। विधायक कडियम श्रीहरि ने कहा कि केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना राज्य ने 9 वर्षों में ज़बरदस्त प्रगति हासिल की है। उन्होंने राज्य की योजनाओं का केंद्र सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा है कि देश में कृषि को बढ़ावा देने वाले सरकारें नहीं है। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा और 24 घंटे बिजली को देश के लिए आदर्श के रूप में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस एकमात्र सरकार है जो 44 लाख लोगों को 2116 रुपये के दर से सहायता पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को बताना होगा कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ पेंशन क्यों नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता समझ के अभाव में आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री महमूद अली ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बारकस इलाके में फर्जी समाचार संदेश बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महमूद अली ने हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा पुलिस आयुक्तालय में अपराध और हत्याएं पर समीक्षा की। चंद्रायनगुट्टा, पहाड़ी शरीफ, बंडलागुंडा आदि में उपद्रवी शीटरों के अपराध, अंधेरी जगहों, विशाल संरचनाओं में उनकी गतिविधियों के साथ साथ असामाजिक गतिविधियों पर नज़र रखने की सलाह दी जाती है। राउडी शीटर्स पर ज़रूरत पड़ने पर पीडी एक्ट लगाने का आदेश दिया। महमूद अली ने पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर शराब और गांजा के सेवन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया। तेलंगाना सचिवालय में नल्ला पोचम्मा देवी मां के मंदिर का उद्घाटन समारोह शुरू हो गया है। 3 दिवसीय पूजा कार्यक्रम की शुरुआत गणपति पूजा के साथ हुई। पुण्यावाचनम, यज्ञशाला शुद्धि, गो पूजा और अविता गणपति होमम का प्रदर्शन किया गया। सीएम केसीआर के आदेश के अनुसार मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सप्तानिक पहले दिन गणपति पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। 24 तारीख को सुबह 9 बजे विस्तीरता पूजा, प्रतिष्ठापना होम, महाप्रसन्नामन, वैदिक पाठ, महालक्ष्मी यज्ञम, शाम शादी दिवसम, फल पुष्प दिवसम करेंगे और महामंगला आरती। आयोजकों ने बताया कि 25 को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चंडी यज्ञ और अन्य पूजा कार्यक्रम होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर वह अन्य देशों के प्रमुखों से जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
व्हाइट हाउस की ओर से बाइडेन के दौर के जानकारी का खुलासा कर दिया गया। G20 विश्व राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। इस बैठक में 29 देशों के प्रमुख को अलावा यूरोपीय संघ, आमंत्रित अतिथि देश, 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, उच्च अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 बैठक के मद्देनज़र दिल्ली में बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार समेत सभी निजी और सरकारी कार्यालय 8 से 10 सितंबर तक 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में शिशुओं की मौत से हड़कंप मच गया है। एक माह के भीतर एक साथ 7 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चों की मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। सभी मृतक 4 महीने से कम उम्र के बच्चे थे। इसके अलावा जब डॉक्टर बच्चों की जांच कर रहे हैं तो वो बच्चों को सांसें रोक जाती है, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। बच्चों की मौत से कामारेड्डी जिले के डॉक्टर और बच्चों के माता पिता चिंतित थे। जिला चिकित्सा अधिकारियों ने इसकी जानकारी राज्य के अधिकारियों को दे दी है। रंगारेड्डी जिले के शादनगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय विधायक ने कैंप कार्यालय के घेराव का आह्वान किया। उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नेता इस बात से नाराज थे कि पुलिस अवैध रूप से जिला पार्टी उपाध्यक्ष भूपालचारी के घर में घुस गई। भाजपा नेता इस बात से नाराज थे कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर साहसी नेता है और उम्मीदवारों की घोषणा अधिसूचना से पहले कर दी गई थी। अगर कांग्रेस और भाजपा में हिम्मत है तो वे 1 सप्ताह के भीतर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहते हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और कांग्रेस सिर्फ लड़ने तक ही सीमित है। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया। निर्माणाधीन रेलवे पुल ढह गया। इससे 17 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे अधिकारियों की चिंता है कि गिरे हुए मलबे के नीचे कुछ और लोग फंसे होने की आशंका है और मरने वालों की संख्या बढ़ेगी। आइजोल से लगभग 21 किलोमीटर दूर सैरांग गांव के पास एक रेलवे पुल निर्माणाधीन है। आज जब निर्माण कार्य रोजाना की तरह चल रहा था तभी सुबह करीब 10 बजे पुल ढह गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उस वक्त करीब 35 से 40 मजदूर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए 17 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए। बताया गया कि पुल के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। इस बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने खुलासा किया कि पुल के ढहने के बारे में जानकर उन्हें गहरा सदमा लगा था। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बताया जा रहा है कि वे मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दृढ़तापूर्वक बताया कि अधिकारियों ने दुर्घटना में घायल लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर CR राव का निधन हो गया। वह अमेरिका में थे और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। CR राव को गणित में उनकी सेवाओं के लिए पद्म विभूषण और SS भटनागर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके निधन पर कई प्रमुख लोगों ने शोक व्यक्त किया है। CR राव का पूरा नाम कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव है। उनका जन्म 10 सितंबर 1920 को कर्नाटक के बेल्लारी जिले के हदगली में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र प्रदेश के गुडूरू, नूजीवीडू, नंदीगामा और विशाखापट्टनम में पूरी की। इसके बाद उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से गणित में MSc की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1943 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA सांख्यिकी पूरी की। उन्होंने 1948 में किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी PhD पूरी की। उन्होंने 1965 में उसी कॉलेज से DSc की डिग्री प्राप्त की। एक छात्र के रूप में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में शामिल हुए और उसी संस्थान के निदेशक बने। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद CR राव अमेरिका में बस गए और बफेलो विश्वविद्यालय में एक शोध प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। मलकाजगिरी SOT किसरा पुलिस ने ओडिशा से महाराष्ट्र में गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। नाचकोंडा CP ने कहा कि उनके पास से 100 किलो गांजा जब्त किया गया है। CP चौहान ने कहा कि ओडिशा के 2 व्यक्ति भुवन साबिर और वरुण कुमार वैजाग में रह रहे थे। वे सुरेश के माध्यम से वहां से गांजा ले